अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। आप तमाम लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद वसीम अख्तर हनाफी आज मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ बिहार DLED उर्दू एग्ज़ाम 2025 के लिए उर्दू अदब के मशहूर तरीन सवालात। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर अपने एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करें और 25 में 25 नंबर लाएं, तो आपके लिए वीडियो देखना निहायत ही ज़रूरी है। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के आज के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो सबक है बहुत ही अहम सबक है और बहुत ही अहम सवालात को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों को फ्री में PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि उन्हें फ्री में PDF भी मिल सके। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। क्या है? मरसिया आरिफ की मौत पर किसने लिखा? मरसिया जो दरख्शा हिस्सा 2 के अंदर है, आरिफ की मौत पर, इस मरसिया को लिखने वाले कौन है? इसके राइटर कौन है? मुसन्निफ कौन है? गालिब, हाली, हादी रुस्वा, परवेश शाहिदी। गालिब से मुराद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, हाली से मुराद अल्ताफ़ हुसैन हाली, बाकी सब के नाम पूरे ही हैं। तो देखिए मरसिया आरिफ की मौत पर किसने लिखा? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद सवाल नंबर 2 आपके सामने है। आरिफ की मौत पर क्या है? गज़ल है, मरसिया है, रुबाई है, कता है। अगर आप पहले सवालात को सही से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इस सवाल का जवाब भी वहीं रखा हुआ है। आरिफ की मौत पर क्या है? गज़ल है, मरसिया है, रुबाई है, कता है। हम सब जानते हैं कि किसी की मौत पर उसके अच्छे औसाफ को जो बयान किए जाते हैं शेर व शायरी के अंदाज में, उसको कहते हैं मरसिया। ये अलग चीज़ है कि मरसिया में शख्सी मरसिया जो होता है यह आम शख्स के लिए है, और मरसिया का लफ्ज़ जो ख़ास हो गया है वाक़या करबला के ऊपर, यानी हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ जिन लोगों ने शहादत दिया और राह खुदा में शहीद हो गए, उन तमाम लोगों के लिए मरसिया का लफ्ज़ ख़ास हो गया। लेकिन आम लोगों के इंतकाल पर अगर कोई शख्स अशआर के ज़रिए उसकी खूबी बयान करता है तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। तो आरिफ की मौत पर क्या है? तो मरसिया लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3 आपके सामने है। गालिब का कौन सा मरसिया निसाब में शामिल है? निसाब के बारे में बार बार ये बात आती है कि निसाब जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं उस किताब के अंदर फहरिस्त में जो शुरू पेज में हुआ करता है उसमें देखेंगे आप कि फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ के नाम से, यानी फ़लाँ चैप्टर के राइटर फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ चैप्टर के राइटर फ़लाँ साहब है कि नहीं? तो गालिब का कौन सा मरसिया निसाब में शामिल है? दरख्शा हिस्सा 2 के अंदर शामिल है। इकबाल की मौत पर, मिंटू की मौत पर, आरिफ की मौत पर, एहसान की मौत पर। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि आरिफ की मौत पर जो मरसिया लिखा गया इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं गालिब। तो गालिब का कौन सा मरसिया निसाब में यानी दरख्शा हिस्सा 2 में शामिल है? तो आरिफ की मौत पर जो मरसिया लिखा गया है ना, ये गालिब का मरसिया है और उनके जानिब से क्या निसाब में शामिल है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4 आपके सामने है। ये भी बहुत मशहूर सवाल है। मरसिया किस ज़बान के लफ्ज़ रसा से बना है? यानी कहना ये चाह रहे हैं कि मरसिया तो रसा से बना है, लेकिन ये मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्या कहना चाह रहे हैं? मरसिया किस ज़बान के लफ्ज़ रसा से बना है? मरसिया ये तो रसा से बना है, लेकिन रसा जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है?
فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کا ہے، اردو کا ہے، عبرانی کا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ مرثیہ جو ہے آپ کو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، رسا یرسی رسید ہے نا، رسا یرسی رسید، اور اسی سے بنا ہے مرثیہ ہے نا۔ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5 ہے، مرثیہ کے کیا معنی؟ خوشی منانا، چلانا، رونا، ماتم کرنا، ہنسنا۔ مرثیہ کے کیا معنی ہیں ہم لوگوں کو معلوم نہیں، یا معلوم بھی ہے تو اس کے اندر شک واقع ہے۔ آج اس شک کو دور کرنا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرثیہ کے اندر آدمی کیا کرتا ہے، اس کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کی خوبی کو بیان کرتا ہے، اور اس کے جانے پر رنج و غم کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، رونا ماتم کرنا۔ رنج و غم کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ کوئی آدمی زور سے رو کر کرتا ہے، لیکن وہ منع ہے ہمارے اسلام میں۔ رونا ہے لیکن کیا ہے کہ زیادہ زور سے نہ رونا، اس کے جدائی پر آدمی کو رونا تو آ ہی جاتا ہے۔ رونا ماتم کرنا مرثیہ کے معنی ہے۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، موت پر رنج و غم جس شاعری میں کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، افسانہ۔ دیکھیے موت پر رنج و غم جس شعر و شاعری میں کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، اردو شاعری میں یہ صنف کس کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی؟ امیروں کی موت کے لیے، فقیروں کی موت کے لیے، امام حسین اور شہدائے کربلا کے لیے، ان میں سے کوئی نہیں۔ اردو شاعری میں یہ صنف یعنی مرثیہ کس کے لیے مخصوص یعنی خاص ہو کر رہ گئی؟ تو یہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے لیے، یعنی ان کے ساتھ جنہوں نے دین کے خاطر اپنے جان کو گوایا اور اپنے جان کو راہ خدا میں شہید کر دیا، ان تمام لوگوں کے لیے یہ مرثیہ کا لفظ خاص ہو کر رہ گیا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، دوسرے لوگوں کی موت پر رنج و غم کا اظہار نظم کی صورت میں کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شخصی مرثیہ، امیروں کا مرثیہ، مرثیہ ان میں سے سبھی۔ ہم شروع میں ہی بتا چکے ہیں کہ مرثیہ کا لفظ جو یہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے دین کے خاطر اپنے جان کو شہید کیا ان لوگوں کے لیے خاص ہو کر رہ گیا۔ لیکن اگر کسی عام شخص کے موت پر اس کے اچھے اوصاف کو بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے تو اسے کہتے ہیں شخصی مرثیہ۔ وہی بات یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی موت پر یعنی عام لوگوں کی موت پر رنج و غم کا اظہار نظم کی صورت میں یعنی شعر کی صورت میں کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر اے سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 9 آپ کے سامنے، مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کر کے اس پر افسوس کرنا کس کا وصف ہے؟ رباعی کا، قصیدہ کا، مدح کا، مرثیہ کا۔ کہنا یہ چاہ رہے کہ مرثیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے جانے پر افسوس کیا جاتا ہے۔ وہ صفت کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ رباعی کے اندر، قصیدہ کے اندر، مدح کے اندر یا مرثیہ کے اندر؟ اس کا رائٹ آنسر ہے کہ یہ تمام چیزیں مرثیہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 10 آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ رجز اور جنگ کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ مدح کا، مرثیہ کا، رباعی کا، قصیدہ کا۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی۔ آپ جب مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کو دیکھیں گے، چاہے آپ کتاب کے اندر دیکھیں یا آپ گوگل پر سرچ کریں یا اسی طریقے سے کسی اردو قواعد کے اندر دیکھیں گے، تو وہاں پر مرثیہ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان تمام کو لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے رجز اور جنگ جو ہے کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو یہ مرثیہ کا حصہ، آپشن نمبر بی سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں سے کون مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں؟ چہرہ ہے، رخصت ہے، سراپا ہے، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی یہ سب کے سب جو ہے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہے، چاہے چہرہ ہو، سراپا ہو، رخصت ہو، رجز ہو یا رجز پڑے اس کو، اور جنگ ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہے۔ آگے دیکھیے
सवाल नंबर 12 आपके सामने है, गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्लाह, मिर्ज़ा गालिब असदुल्लाह खां, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम था आपको असदुल्लाह खां। गालिब तो इनका ये तखल्लुस है ना, तो असदुल्लाह खां जो है इनका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, गालिब किस सन में पैदा हुए? सन के माने क्या आते हैं? तो सन के माने आते हैं साल के। क्या आते हैं सन के माने? साल के आते हैं जी। 1798, 1799, 1797, 1795। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, 1797 में इनकी पैदाइश हुई। सबको मालूम है, ये बहुत मशहूर सवाल है, इसलिए इसको ध्यान में भी रखना है। आगे देखिए, गालिब का लक़ब क्या था? गालिब मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा नौशा। देखिए, इनका तखल्लुस दो था। एक तखल्लुस था असद, जो पहला तखल्लुस था। बाद वाला जो तखल्लुस है वो गालिब है, हम सबको मालूम। इनका एक लक़ब था मिर्ज़ा नौशा। क्या लक़ब था? मिर्ज़ा नौशा। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल ऐसे भी बन सकता है, मिर्ज़ा नौशा किस शायर का लक़ब था? तो आपको जवाब देना है गालिब। ठीक है, आगे देखिए, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? सरमद, इबरत, उल्फत, असद। अभी जो बात हम बताएं वही सवाल यहाँ पर आ गया। गालिब शायरी में पहले पहल यानी पहले पहले जो तखल्लुस करते थे वो असद करते थे। ऑप्शन नंबर डी सवाल नंबर 15 का राइट आंसर। सवाल नंबर 16 को देख लें आप। सवाल नंबर 16 आपके सामने है, नजमुद्दौला किसका खिताब था? इकबाल, गालिब, सर सैयद, हाली। नजमुद्दौला किसका खिताब था? खिताब किनके जानिब से मिला करता है? ये हुकूमत के जानिब से मिला करता है या किसी अंजुमन के जानिब से मिला करता है खिताब। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी। नजमुद्दौला जो है ये आपको गालिब का खिताब था। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 17 है, गालिब के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला बेग खां, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला बेग खां जो है गालिब के वालिद का नाम है। वालिद की बात आई तो एक बात हमें मालूम रखना है कि वालिद अब्बू को बोलते हैं, वालदा अम्मी को बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों को एक साथ बोलना हो तो उसको कहते हैं वालदैन, यानी माँ और बाप दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 18 आपके सामने है, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे? इनके जो दादा थे ये कहाँ से आए थे? आबाओ अजदाद, बाप दादा जो थे ये कहाँ से आए थे? अफ्रीका से, ईरान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। तो हम लोगों ने किताब के अंदर पढ़ा कि इनके जो आबाओ अजदाद थे वो ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ईरान जो है आपको ये फ़िलिस्तीन के तरफ है। ठीक है, आगे देखिए, गालिब के वालिद कहाँ मारे गए? मुंबई में, कश्मीर में, हैदराबाद में, पंजाब में। देखिए, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में गालिब के जो वालिद है वो मारे गए। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 20 आपके सामने है, गालिब किसकी सरपरस्ती में परवरिश पाए? फूफी, चचा, मामू, भाई। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, गालिब जिसके सरपरस्ती में परवरिश पाए वो थे इनके चचा नसरुल्लाह बेग खां। क्या नाम था इनका? नसरुल्लाह बेग खां जी। गालिब की वफ़ात कब हुई? 1872, 1865, 1869, 1884। तो देखिए, सवाल नंबर 21 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, 1869 में इनका इंतकाल हो गया। किनका? मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का। आगे देखिए, सवाल नंबर 22 आपके सामने है, पेश नज़र मरसिया आरिफ की मौत पर गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? अपने उस्ताद, अपने शागिर्द, अपने करीबी अजीज़, अपने चचा। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, अपने करीबी अजीज़। पेश नज़र मरसिया आरिफ की मौत पर, ये जो मरसिया है गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? अपने आरिफ की मौत पर जो लिखा ना, ये थे इनके अपने करीबी अजीज़ थे, है ना। इसकी मौत पर इन्होंने
मरसिया लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए, इसके बाद है फलक के क्या माने हैं? ज़मीन, आसमान, दरिया, समंदर। फलक के क्या माने हैं? तो फलक के माने क्या आते हैं? फलक के माने आते हैं आसमान के। क्या आते हैं? आसमान के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे देखिए, इसके बाद है नादान के क्या माने हैं? अक्लमंद, हुनरमंद, बेवकूफ़, नाउम्मीद। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बेवकूफ़। नादान के क्या माने हैं? तो नादान के माने हैं बेवकूफ़ के। आगे देखिए, सवाल नंबर 25, गालिब ने मरसिया आरिफ की मौत पर, है ना, आरिफ की मौत पर मैं आरिफ को क्या कहा? बूढ़ा, पीरे जवां, बच्चा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने आरिफ की मौत पर जो मरसिया लिखा तो उसमें आरिफ को कहा पीरे जवां। क्या बोला इन्हें? पीरे जवां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए, गालिब ने मरसिया आरिफ की मौत पर मैं किसको किसी दिन और तकाजा करने को कह रहे हैं? किरायादार को, दुकानदार को, मलकुल मौत को, मकान मालिक को। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, है ना, मलकुल मौत को। क्या कर रहे हैं? गालिब ने मरसिया आरिफ की मौत पर किसी को किसी दिन और तकाजा करने को कह रहे हैं, यानी मलकुल मौत को। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 27 जो कि आखिरी सवाल है। किस्मत में है कि तमन्ना कोई दिन और मिसरा मुकम्मल कीजिए। किस्मत में है कि तमन्ना कोई दिन और मिसरा मुकम्मल कीजिए। हंसने, रोने, गाने की, मज़े। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यानी मज़े। किस्मत में है मज़े की तमन्ना कोई दिन और, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आज 27 सवालात जो आपके सामने आए, हर सवालात अपने आप में बहुत मशहूर है, मारूफ है और अहमियत रखती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिहार DLED उर्दू के अंदर अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करे, तो आपके लिए ये सबक देखना निहायत ही ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों को कोई दुश्वारी हो, कोई परेशानी हो, तो हमारे इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें। समझे? उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। फ़कत वस्सलाम।